भार्गव भाई, इतने सालों से आप ट्रैक कर रहे हैं गुजरात की राजनीति और खास 2002 के दंगों के बाद ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई संयोग तो है नहीं, ये भी एक प्रयोग है अपने आप में। पर हिंदू मुसलमान ये बाइनरी के साथ सिर्फ अकेला ये मुद्दा नहीं, पर एक बड़ा मुद्दा जो बनता रहा है 2002, 2007, 2012, 2017 के चुनाव में, उस पर तो बैंक कर ही रही है बीजेपी। लेकिन क्या जो ये और मुद्दे हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल, जो ये संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल से हम गुजरे और आर्थिक वैश्विक मंदी के जो संकेत मिल रहे हैं, तो उसमें महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की दरकार, सरकारी कर्मचारियों की गुहार, क्या ये मुद्दे भी अब फोरफ्रंट में आते दिख रहे हैं? ये भी गुजरात की जनता के मन में है क्या? बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि गुजरात का जो चुनावी साल होता है, वो उसकी गुजरात के चुनावी साल की एक अलग पैटर्न है। वो इस बार वो पैटर्न में काफी कुछ चेंज आया है। गुजरात की चुनावी साल की ये पैटर्न रही है कि पहले 3 महीने, मतलब जनवरी से मार्च महीने तक सरकारी कर्मचारी के आंदोलन होते हैं। अप्रैल महीने में वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अप्रैल महीने के अंदर नए इंसेंटिव वगैरह जो भी कोई चीज करनी है, तो अप्रैल महीने को लास्ट मंथ गिन के वो अप्रैल मार्च महीने में खत्म हो जाते हैं। अप्रैल के बाद अप्रैल से जून महीने तक कास्ट वाइज आंदोलन चलते हैं, जहां पे सब बार्गेनिंग सभी कास्ट के द्वारा किया जाता है कि इस तरह से हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसके ऊपर फैसला लिया जाता है। उसके बाद जब बारिश का मौसम आता है, तब बारिश के मौसम के अंदर सभी आंदोलन शांत हो जाते हैं, और उसके बाद फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है नवरात्रि से लेके। लेकिन इस बार जो हुआ, हाँ, ये उस समय पे ये देखा जाता है कि बारिश कैसी हुई है, अच्छी हुई है, अकाल नहीं हुआ है तो ठीक है, अकाल हुआ है तो सरकार की कामगिरी कैसी है, तो बाढ़ आई है तो सरकार की कामगिरी कैसी है, उसके ऊपर से आकलन होता है। लेकिन इस बार की जो पैटर्न है, उसके अंदर ये जो पीछे के दिनों में है, वहां पे सरकारी आंदोलन जो हुए वो बहुत कुछ मायने रखते हैं, बहुत कुछ चीजें कह जाती है। उसमें ये चीज, प्रमुख चीजें जो है, वो पुलिस आंदोलन को अगर आप लिए जाए, तो पुलिस आंदोलन में जो सस्पेंडेड कर्मचारी थे, उन सभी लोगों को आपने अपने साथ लिया है। जितने भी आंदोलनकारी थे उनको आपने अपने साथ लिया है। तो उसी के चलते सितंबर महीने के अंदर जो आंदोलन हुए, 11 आंदोलन हुए, 1-2 नहीं, 11 आंदोलन, अगस्त से सितंबर के बीच में। अगर ये 11 आंदोलन हुए हैं, उसको नलीफाई करने के लिए पूरी कोशिश की गई है। तो इस बार चुनावी साल की पैटर्न के अंदर चेंज आ रही है। दूसरी बात, अभी एक सेकंड भार्गव भाई, ऐसे में जी, अशोक गहलोत का कहना, पुरानी पेंशन व्यवस्था हम लागू कर देंगे, वो संविदा जो कर्मी है, टेम्पररी कर्मचारी आपको परमानेंट कर देंगे, हमने और भी किया है। तो युवाओं को, कर्मचारियों को साधने की, वही जो आप 11 आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, उसे साधने की कोशिश है क्या ये? देखिए संदीप जी, मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग पहलू बता दूं कि गुजरात के अंदर फिलहाल कई जगह ऐसी है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं। गुजरात में सरकारी कर्मचारी का आंकड़ा जो है 9,38,000 का है, उससे ज्यादा नहीं है सरकारी कर्मचारी का आंकड़ा। अब 9,38,000 को लुभाने की बात नहीं है यहाँ पे। जो बात है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं आप भार्गव भाई का ऑडियो उठाइए पीसीआर। हाँ, लोक रक्षक दल जो है पुलिस के अंदर, तो उसको बहुत कम सैलरी दी जाती है, तो उनको एक लुभावनी चीज दी जाएगी। उसके बाद दूसरा एक आंदोलन और दूसरी एक चीज है कि आंगनवाड़ी है, विद्या सहायक है, जो टीचर्स है, उनको कम सैलरी के अंदर 5 साल के अंदर रखा गया है, तो उनको लुभाने की ये कोशिश की जा रही है। अगर राजस्थान का मॉडल यहाँ पे रखने की बात इसलिए की जा रही है कि 2017 के अगर आप चुनाव देखें, और गुजरात से सटे हुए कुल 10 जिले ऐसे हैं राजस्थान का, जहां रोटी और बेटी का व्यवहार चल रहा है। इसीलिए गहलोत को यहाँ पे उतारा गया है, और गहलोत ने पिछली बार इस चीजों को बहुत ही बखूबी दिखा था। देखिए, बनासकांठा, साबरकांठा, ये 2 इलाके ऐसे हैं कि जहां पे
आदिवासी, बहुतल आदिवासी और बहुतल जो ठाकुर समाज के लोग हैं और क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनके रिश्ते बहू बेटी रोटी बेटी के रिश्ते राजस्थान के साथ है। तो राजस्थान के साथ भी वो रिश्ते होने के कारण उसका एक प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, बीमारू राज्य की अगर हम बात करिए, जो सेपोलॉजी में 80 के दशक में एक शब्द आया बीमारू राज्यों का, तो बीमारू राज्य के सबसे ज्यादा कर्मचारी जो है वो लोग यहाँ पे रोजगार के लिए गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं। अब आप पार्टी की जब अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आपकी जो ताकत बढ़ रही है वो अर्बन एरियाज के अंदर बढ़ रही है। अब अर्बन एरियाज के अंदर बढ़ने के कारण वो डेंट लगा सकती है अर्बन एरियाज में, तो वो अर्बन एरियाज के अंदर बीजेपी को भी डेंट लगा सकती है। और इसकी वजह यह है, उसका गणित भी समझने के लिए मैं आपको थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा इस मुद्दे पे। तो आप केजरीवाल की जितनी भी मुलाकातें हैं उसको आप देखिए तो पहले रूरल एरिया को पकड़ रहे हैं। अब गुजरात की जियोग्राफी को अगर आप देखें तो गुजरात में से रूरल एरिया से माइग्रेंट लोग की ज्यादा संख्या अभी अर्बन के अंदर ज्यादा हो रही है, क्योंकि शिक्षा के लिए वो लोग आ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे। जैसे सेमी अर्बन एरियाज है, महसाना हुआ कि उसके अगल बगल के इलाके हुए, तो वहां से लोग अहमदाबाद के अंदर आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों के लिए। वो अपना कारोबार तो वहां पे करते हैं, लेकिन अहमदाबाद में एक अलग घर रख के वो कुछ दिन यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे रहते हैं। उसी तरह सौराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, मध्य गुजरात से लोग आ रहे हैं। तो ये जो शिक्षा का बड़ा मुद्दा है उसको भी केजरीवाल ने तो भार्गव भाई, अगर एक लाइन में मैं सवाल आपसे पूछूं, जो हमने पिछले कुछ चुनाव देखे हैं, जो मैंने हिंदू मुसलमान की बात की और पाकिस्तान भी अवतरित हो जाता था, पाकिस्तान का कोई ना कोई मुद्दा उठाकर और वो बड़े बड़ी बयानबाजी होती थी। इस बार उतना आसान और उतना पुराने ढर्रे वाला चुनाव नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्योंकि अगर समान सिविल कोड यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ये समान सिविल कोड का ये हथियार उन्होंने निकाला है, लेकिन ये बूमरैंग हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये समान सिविल कोड सिर्फ मुसलमान को नहीं लागू होगा, ये लागू होगा जैन को लागू होगा, जैन के अलावा बौद्ध को लागू होगा, ज्यूस को लागू होगा, पारसी को, और सबसे बड़ा जो इसका असर होगा वो आदिवासी इलाके में होगा अगर समान सिविल कोड आता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे अमर सिंह चौधरी, उन्होंने 2 शादी की थी। मैं हिंदू हूं, मैं 2 शादी नहीं कर सकता, मगर ही वॉज अ ट्राइबल, वो आदिवासी थे, तो उनकी दूसरी शादी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी लीगल गिनी गई थी। तो ये रिचुअल जो है वो संविधान के अंदर भी आदिवासी को दी गई है। और इस रिचुअल पे अगर आप हाथ डालने की कोशिश करोगे, अगर कौन सी पार्टी इस चीज को भुनाना चाहती है वो पता नहीं है, लेकिन 2019 के जो नोटा के वोट गिरे थे, वो 2019 के नोटा में सबसे ज्यादा वोट जो गिरे थे वो मुस्लिम और आदिवासी बहुतल इलाकों से गिरे थे। तो इस चीज को कैसे भुनाना है वो अपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है।